देखिए, बड़ी वाज़ेह बात है कि इस वक्त जिस चीज़ की वो जतन कर रहे हैं कि ओपन बैलेट की बुनियाद पर, अब जहाँ पर बैलेट का लफ्ज़ होगा वहाँ ओपन का तस्वुर हो ही नहीं सकता, वहाँ सीक्रेट का तस्वुर होगा। बैलेट के साथ हमेशा सीक्रेट का तस्वुर वाबस्ता है, पूरी दुनिया में ओपन का तस्वुर ही वाबस्ता नहीं है। और आज वो जतन कर रहे हैं इसलिए कि जो उम्मीदवार वो सामने ला रहे हैं वो ख़ुद उनकी अपनी पार्टी में इस कदर नापसंदीदा हैं कि उनको ये ख़तरा है कि शायद उनकी अपनी पार्टी भी उनको वोट नहीं देगी। तो ये इसकी असल हकीकत है कि आज वो सारे सूरत हाल सामने आ रही है और वो हक़ाइक़ भी सामने आ रहे हैं कि पिछले इलेक्शनों में रिश्वत देने वाला भी पीटीआई, रिश्वत देने वाला भी पीटीआई, उसका वीडियो बनाने वाला भी पीटीआई, जिस घर में रिश्वत दी जा रही है वो भी पीटीआई, जो इस वक्त उसके दावेदार है वो भी पीटीआई, जो हंगामा है वो भी पीटीआई। तो ये सारा गंद और गलाजत जो है वो इन्हीं के अपने घर में है और हमेशा ये दूसरों के मुंह पर जो है मलते रहते हैं। तो ये सारे हक़ाइक़ जो हैं इस वक्त कौम के सामने आ रही हैं, एक एक बच्चे तक उसकी सूरत हाल पहुँच रही है कि ये एक ज़ाहिरी एक नुमाइशी किस्म की चीज़ थी जिसके अंदर सिवाय गंद और गलाजत और नाकामी और नालायकी की कुछ नहीं था। मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि सेनेटर जो है वो ये कहती रहती है कि मतलब जो नैब है वो हुकूमत के साथ मिली हुई है, लेकिन चेयरमैन नैब कहते हैं कि हुकूमत के साथ किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक नहीं है, वो रियासत पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या हम मान लें उसको जी? हम उनके किरदार को नहीं देख रहे? तो उनका किरदार जो है वो उसके तर्ज अमल की नफ़ी कर रहा है। नेब एक मोहरा है और सिर्फ हुकूमत का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है। ये जनरल मुशर्रफ का बनाया हुआ वो मोहरा है जो आज भी उन्हीं क़ुव्वतों के काम आ रहा है और वो भरपूर तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं सियासतदानों पर मुकदमात दायर करके एहतसाब के नाम पर, ताकि अगर वो कभी अवामी मामले के लिए कौम के पास जाएँ तो फिर उनको कहा जा सके कि ये तो कौम की जंग नहीं, अपनी ज़ात की दिफा कर रहे हैं। पीडीएम का आप जो है मार्च करने जा रहे हैं, ये मार्च होगा या धरना होगा? मेरे ख्याल में ये मार्च ऐसी होते हुए हमें इसका तजुर्बा है कि इसकी स्ट्रेटजी जो है वो वक्तन फ़वक्तन बनानी पड़ती है और रोज़ दिन ब दिन हम उसकी स्ट्रेटजी जो है उसको तश्कील देते रहेंगे। तो मेरा ख्याल ये नहीं है कि वो एक दिन का मार्च होगा, वो कई दिन शायद वहाँ पर ठहरना पड़ेगा। मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि अगर सेनेट इलेक्शन जो है वो किसी भी वजूहात की बिना पर अपोजिशन हार जाती है और आपको फिर शक होता है कि जो हमारे जितने भी बंदे थे MNA MPs जो मुश्तरका थे वो हुकूमत के 50-50 करोड़ लेके बिक गए हैं, तो फिर आप ये रास्ता बंद करेंगे, फिर आप कहेंगे ओपन बैलेटिंग की जो है वो हमायत करेंगे बाद में इलेक्शनों के बाद, सूरत हाल देखने के बाद? ज़ाहिर है इसके हमने 2018 के इलेक्शन पर जो मौक़िफ़ लिया है और आज हम उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं। हमें अवाम की जो अमानत है उस पर डाका डालने के लिए कोई कंप्रोमाइज़ हम उस पर नहीं कर सकते। हम आज भी उस पर कायम हैं और हम ये सोचते हैं कि जिस तरह कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में धांधली की गई, नंगी धांधली की गई, आज सेनेट में भी उसी तरह धांधली का इंतज़ाम हो रहा है। तो जो भी सूरत हाल सामने आएगी, हमारा माजी जो है इस बात का गवाह है कि हमने धांधली के इलेक्शन और उसके नतीजे में कामयाब होने वाले लोगों के हाउस पर समझौता नहीं किया। गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियाँ तो सियासी मैदान का हिस्सा है जी। जो हम सियासत करेंगे, जब हम अपोजिशन करेंगे और अपोजिशन भी ऐसी कि सिर्फ हुकूमत की नहीं, उसके पीछे दूसरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ भी हम एक मौक़िफ़ रखेंगे, एक राय रखेंगे, तो फिर ये चीज़ें तो आती रहेंगी। लिहाजा गिरफ्तारियों से हमें न कोई डराए और न ही इससे हम घबराने वाले लोग हैं। गिरफ्तारियों से खुद उनके लिए मुश्किलात ज़्यादा पैदा होंगी। मियां नवाज शरीफ साहब से आपका टेलीफोनिक सर राब्ता हुआ है, तो उसमें क्या गुफ्तगू? इन दिनों में नहीं हुआ है, इन दिनों में नहीं हुआ है। जिसका आप हवाला दे रहे हैं ये खबर शायद कभी आपको वैसे ऑफर हुई है? आप इतने सीनियर सियासतदान हैं। हमारी तो खुसूसियत यही है कि कोई हमसे खरीद फरोख्त की बात नहीं कर सकता। हम इस मंडी में जो है जाने के काबिल ही नहीं समझ जाते। अच्छा मौलाना साहब, सेनेट के इलेक्शन मार्च के शुरू में है, अगर शफाफ नहीं होते तो मार्च तो 26 मार्च को होगा, उससे पहले कोई एहतजाज या कोई चीज़ होगा, रद्द अमल होगा कोई ऐसी चीज़?
अब हम टाइमिंग तो हमें तो तय करने देना, ज़रा थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी छोड़ेंगे। जरदारी साहब से सर कोई गुफ्तगू हुई है? अब ताज़ा तरीन आपकी कोई इस हवाले से? जरदारी साहब से मेरी मीटिंग तय थी और मैं चाहता था कि उनके घर में जाऊं, उनके घर में खुशी आई है तो उसको मुबारकबाद भी दूं, लेकिन अलील हो गए थे और चंद दिन वो की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनसे बराह रास्त तो बात नहीं हो सकी है, लेकिन टेलीफोन पे बात हुई है। वो कोई सर गुफ्तगू फैसले के सर? बाद जस्टिस फायद साहब वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से केस नहीं सुन सकते, इसको कैसे देखते हैं जस्टिस? इसको आईन कानून के रूह से ही देखा जाए, सियासी हवाले से बयानबाजी इसमें काफ़ी नहीं है और मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा मुहतरम इदारा है। उसके जज के एक हवाले से वो ख़ुद ही आईन कानून के रूह से इस बात का फैसला कर सकते हैं कि कौन सा केस किसी जज को सुनना चाहिए और कौन सा नहीं। परदौस आशिक अवान साहबा ने कहा है कि सर मौलाना साहब जो है ना वही सिर्फ खिदमत कर रहे हैं पीडीएम की, लेकिन वो 12वें खिलाड़ी हैं। वो कितने कौन से नंबर की खिलाड़ी हैं खुद? सर यूसुफ खुद हुकूमत के अंदर कौन से नंबर की खिलाड़ी, ज़रा ये बता दें। गिलानी के नाम पे सर इत्तफाक हुआ सर आपके पीडीएम में कोई डिस्कशन हुई है सर इस हवाले से या अभी नहीं हुई? मेरा ख्याल ये कोई इख्तलाफ वाली बात ही नहीं है। मुतफ़िका उम्मीदवार हो सकते हैं उम्मीदवार के तौर पर अगर आते हैं, हमारी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। मौलाना साहब इस्तीफे आप लोगों ने जमा किए हुए हैं पीडीएम की जमातों ने, सारों ने, वो इस्तीफे किस दिन देंगे? देखिए वो तो हमने फिर इसीलिए रोक दिए कि जब एक दफ़ा ये तय हुआ कि सेनेट का इलेक्शन लड़ना है, तो जब सेनेट का इलेक्शन लड़ना है तो उसमें सूबाई असम्बलियों के वोट दरकार होते हैं, तो उसके लिए फिर हमें ज़िमनी इलेक्शन में भी जाने का फ़ैसला करना पड़ गया और ये आईन कानून के रूह से करना पड़ा, वकला के मशावरत के साथ करना पड़ा। तो ज़ाहिर है जी के इलेक्शन में तो हम फिर अब हिस्सा लेंगे और फिर जो भी नताइज सामने आएंगे तो उस पर रद्द-ए-अमल बाद में दिया जाएगा। मदारस के ढांचों को मौलाना साहब छेड़ा जा रहा है और मुख्तलिफ बोर्ड तश्कील दिए जा रहे हैं कि इस तरह की तकसीम के से ये जदीद कर देंगे जितने भी मदारस हैं उनको। देखिए ये इनकी खाम ख्याली है, वो न मदारस को जानते हैं, न मदारस की तश्कील को जानते हैं, न मदारस के पीछे जो कारफरमा नज़रिया है उसको पहचानते हैं। अब दूर से ही मैं किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की सूरत हाल पर अपने तबसरे शुरू कर दूं तो आप भी कहेंगे कि मौलवी साहब आपका वहाँ पर कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये लोग मदरसे के करीब से भी नहीं गुजरे, उनको क्या पता कि मदरसे के क़याम का तस्वुर क्या है, उसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, आज इस वक्त उसकी ज़रूरत और नागुज़ीरियत क्यों मौजूद है। तो इस हवाले से मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ साहब ने मॉडल मदरसा का एक नज़रिया दिया और फिर ख़ुद एतराफ़ किया कि उनका वो काम नहीं चल सका, इसी तरह आज अगर उन्होंने कुछ लोगों को बोर्ड का दर्जा दिया है और वो समझते हैं कि शायद ये भी उसी तरह नाकाम होंगे जिस तरह के जनरल मुशर्रफ का, ये वही फ़लसफ़ा तसलसल के साथ चला आ रहा है जी। मदारस अपनी जगह पर कायम हैं, उनके विफाक अपनी जगह पर कायम हैं और तंजीमात मदारस अस खुद भी इस पर अपना एक रद्द-ए-अमल मुरतब करेंगे, अपनी राय देंगे। हम अपनी राय दे चुके हैं कि ये हरब मदारस के हवाले से कामयाब नहीं हो सकते। इस पर वो अपने घर में अगर शादियाने बजाना चाहते हैं तो 2-4 दिन की खुशियाँ मना लें, लेकिन मदरसा कायम रहेगा। अगर वो कबूल करें तब भी कायम रहेगा, न कबूल करें तब भी कायम रहेगा। सर आप कोई ऐड करना चाहें सर अपने? हम तो मैदान में हैं। लेकिन सर वो एक बात सर कि हुकूमत की जानिब काफ़ी सारे मार्च हो रहे हैं, इस्लामाबाद की जानिब सारे कामयाब हो जा रहे हैं, यानी कि हुकूमत उसमें है सर, उसमें सरकारी मुलाजिम बाकी मनवा कर आ रहे हैं। तो आप भी सर कोई मनवा कर आएंगे या कोई मतलब? देखिए मनवाने की बात अपना है, सवाल बुनियादी ये है कि हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता लोग, चाहे वो ताजर हैं, चाहे वो वकला हैं, चाहे वो असातिज़ा हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजिमीन हैं, चाहे वो प्राइवेट इदारों के मुलाजिमीन हैं, हर सतह पर क्यों एक कर्ब महसूस किया जा रहा है और हर सतह पर लोग इस्लामाबाद जा जाकर कोशिश कर रहे हैं कि इनके कानों में किसी तरह हमारी आवाज़ पहुंच जाए, लेकिन इन्होंने कानों में ऐसी उंगलियां ठोसी हुई हैं कि वो मज़लूम कौम की और मुतासरीन की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। दासू डैम का मज़दूर अगर अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करता है तो उनको हमारे रियासती इदारों के अहलकार गोलियों का निशाना बनाते हैं। इस्लामाबाद में जो असातिज़ा के ऊपर ख़ास तौर पर मेहमारान कौम के ऊपर
जो वहाँ की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फायरिंग की उनके ऊपर, आंसू गैस फेंका उनके ऊपर और एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले फेंके गए उनके ऊपर, तो आप मुझे बताएं कि इससे ज़्यादा फाशिस्ट गवर्नमेंट और क्या हो सकती है जी। ये रियासती दहशतगर्दी है जो इस्लामाबाद में की गई और आम तौर पर लोगों के साथ की जाती है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 10-10 और 15-15 साल और 20-20 साल से लापता अफराद के वारिसीन बैठे होते हैं जी, और वो रो रहे हैं अपने प्यारों के इंतज़ार में। लेकिन मजाल है कि इन शकील क़ल्ब लोगों के दिलों पर कोई चिमटी भी रिंगती हो, एहसास ही नहीं होता इस बात पर, और समझते हैं कि हमने तो बड़े दुश्मन को पकड़ा हुआ है तो फिर अदालतें हैं। हमारे लिए तो आप कहते हैं इदारों में जाएं, हमारे लिए तो आप कहते हैं कि आईनी रास्ता इख्तियार करें, हमारे लिए तो आप कहते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, ट्रिब्यूनल में जाएं, और ख़ुद आपने कौम के लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, आज तक लापता है, उनका इल्म ही नहीं, उसके लिए इदारों का रुख क्यों नहीं किया जाता? वहाँ आपको इदारे क्यों नज़र नहीं आते? सिर्फ सियासी मामलात में, सियासी मौक़िफ़ पर आप हमें रियासती इदारों का रास्ता बताते हैं, जबकि इस मुल्क के अंदर नाजायज़ तौर पर लोग गिरफ्तार किए गए हैं और आप उनको दहशतगर्द कह रहे हैं और उनको किसी अदालत में पेश करने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले आप खुद तो इदारों को तस्लीम करें, खुद तो आप इदारों की तरफ रुजू करें। लोग वहाँ इस्लामाबाद में बैठ कर चीख रहे हैं, कैंप लगाए हुए हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही, वहाँ उनको इदारों का रास्ता नज़र नहीं आता और हमें बड़ी जल्दी से और उस हवाले से हमें रास्ता बता रहे हैं ये कि दिन दहाड़े उन्होंने एक डाका मारा, आसमान फलक उसको देख रहा था, सूरज चमक रहा था और हमें कह रहे थे बताओ सूरज चमकता है उसके बाद तुम्हारे पास क्या सबूत है? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।